लास्ट चैप्टर और इसमें जो मेन डिफरेंस है कि पिछले चैप्टर में हमने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे मेरा चार्ज हमेशा रहता था रेस्ट में, और हमने उसके रेस्ट में रहने के कारण बहुत सारे इफेक्ट भी सीखे थे, और रेस्ट में उसको रखने का कंडीशन भी हमने सीखा था, जिसमें हमने कहा था कि कंडक्टर के इनसाइड आपको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही करना है। लेकिन अब जो हम लोग जा रहे हैं सेक्शन, जो यहाँ से मेरा हो रहा है स्टार्ट, जो आगे का 2-3 चैप्टर्स आएंगे, वहां पे हम लोग मान के चलेंगे कि मेरा चार्ज रेस्ट में नहीं है, वो मूव कर रहा है। और चार्ज जब भी आपका मोशन में होता है तो वो करेंट कंडक्ट करता है। तो इसका बेसिक जो आपका, इसमें काफ़ी सारे पहले थ्योरीज भी आएंगे, तो मैं थ्योरीज का आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कहानी है, मैं कोशिश करता हूँ कि वही यहाँ पे बताऊँ, ताकि आपका काम भी हो जाए और टाइम भी अपना कम वेस्ट हो। तो मैं कुछ यहाँ पे लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग उसको बस ध्यान देना। In previous chapter, we deal largely with electrostatics, that is charge at rest. With this chapter, we begin to focus on electric current, that is charge in motion. और इस चैप्टर में हम लोग चार्ज इन मोशन स्टडी करेंगे, और मेनली जो ये चार्ज अपना मोशन में होगा, वो मेनली होगा इन कंडक्टर्स। कहाँ होगा पे? वो इन कंडक्टर्स। चार्ज मेरा मोशन में होगा, और मेनली हम लोग करेंगे स्टडी कंडक्टर्स का। वेरी गुड। तो उससे आपका करेंट होगा फ्लो। अच्छी बात है। और बात, इस चैप्टर में आप स्टडी करने से पहले एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जिसको नोट कर सकते हो, कि लास्ट चैप्टर में हमने सीखा है कि व्हेन चार्ज इट इज एट रेस्ट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये हमने सीखा था। बट इन दिस चैप्टर charge will be in motion. Charge will be in motion. So electric field inside the conductor, electric field inside the conductor will not be zero. ये आपका इंपॉर्टेंट कहानी है कि उसके अंदर, अब कंडक्टर के अंदर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेन आपका डिफरेंस यही आने वाला है पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में। और हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर? तो उसके लिए एक मेरे पास फॉर्मूला आएगा कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर यूज वी बाई एल। और ये हमने पहले भी आपको ऐसा कैपेसिटर में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। मतलब कि वहां से आपका वी आया था ई इंटू डी, तो वहां से ई आएगा वी बाई डी, तो वही हमने यहाँ लिखा है कि इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वी बाई एल सी। और यहाँ पे फील्ड हम लोग मान के चलेंगे कि मेरा फील्ड यूनिफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग फील्ड मान के चलेंगे यूनिफॉर्म है इनसाइड द कंडक्टर। और ये जो आपका वी है पोटेंशियल, ये आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कैपेसिटी, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। हमको यहाँ पे करना है स्टडी कंडक्टर का। तो वी होगा उसके एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और एल होगा उसका लेंथ, और वहां से वी बाई एल हमको देगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस बार जीरो नहीं आने वाला है, क्योंकि हमको करेंट के बारे में स्टडी करना है। अब देखिए, करेंट इस टर्म से सब लोग काफी ज्यादा वाकिफ हैं कि करेंट क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या महत्व है। ये मेरे को इसमें कुछ नया बताने का कुछ भी वो नहीं है, सबको आप लोग को आइडिया है बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ करेंट। मेनली ये जो मेरे करेंट होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के। अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसी, और एक आप आता है डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं डीसी। ये दो नाम भी आप लोग अच्छे से सुने हो, सबको पता है। इस चैप्टर में, इस सेक्शन में हम लोग डील करेंगे ओनली विथ डायरेक्ट करंट या ओनली विथ डीसी करंट। और उस डीसी करंट का जो सोर्स होगा उसके लिए हम एक बैटरी अप्लाई करेंगे, और डीसी बैटरी से हम लोग काम करेंगे। आपको एसी के बारे में आगे स्टडी करना है, तो वो आपका आएगा 3-4 चैप्टर्स के बाद, तो वहाँ हम लोग एसी के बारे में करेंगे स्टडी। फिलहाल हम लोग डीसी पे ही अपना कंसेप्ट को कॉन्स्टेंट करेंगे, रोक के रखेंगे। सिंपल सी कहानी है, ये आपका होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हमको डीसी सर्किट के बारे में स्टडी करना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, कि पहले करेंट का डेफिनेशन, उसका बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड करेंट। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कंडक्टर में कैसे आपका करंट फ्लो करता है, कैसे हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, ये सब हम लोग करेंगे स्टडी। फिर आपका
उसके बाद आएगा ओम्स लॉ, जो आपने क्लास 9 10 में सीखा होगा। किसी भी सर्किट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो आपका आता होगा ओम्स लॉ, तो हम लोग ओम्स लॉ यहाँ भी सीखेंगे। फिर आपका आएगा वही रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। फिर आपका आएगा सिंपल सर्किट, उस सिंपल जो आपका सर्किट जो सर्किट आएगा उसमें आएगा रेसिस्टेंस, उसमें आपका आएगा बैटरी। फिर हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज पैरेलल मिक्स्ड। उसके बाद आपका आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी ऑल्सो, हमको इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी सीखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी सीखना है। फिर जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा है केवीएल केसीएल, वो भी यहाँ पे आने वाला है, कर्चफ्स वोल्टेज लॉ, कर्चफ्स जंक्शन लॉ। उसके बाद हम लोग कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखेंगे। कुछ ऐसे मेरे इंस्ट्रूमेंट आएंगे जिससे हम लोग वोल्टेज करते हैं मेजर, करेंट मेजर करते हैं, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, और भी बहुत सारी चीजें आएंगे आपके, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब लोग अपने लैब में यूज भी करेंगे। मीटर ब्रिज का, पोटेंशियोमीटर का और एमीटर का, वोल्ट मीटर का आपने यूज किया भी होगा, जहाँ भी आपको करंट या ऐसा वोल्टेज करना होता है मेजर, तो हम लोग यूज करते हैं। ये सब बेसिक बातें हमको सीखना है, और इसमें हम लोग करंट मानेंगे, डीसी करंट लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट का एकदम बेसिक डेफिनेशन से। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ करंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, कैसे होता है ये डिफाइन। सबसे पहला बात ही इसको हम लोग आई से करते हैं डिनोट। ये आपका आई, आप स्मॉल आई भी लिख सकते हो या आप कैपिटल आई भी लिख सकते हो, आपका मन। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इसको समझने के लिए चलो मैं आपको एक कंडक्टर लेता हूं या एक सरफेस एरिया लेके आपको समझाता हूं। सपोज सम चार्ज इज मूविंग, some charge is moving perpendicular, some charge is moving perpendicular to a surface, perpendicular to a surface of area A। हमने एक सरफेस लिया है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर चार्ज मूव कर रहे हैं, और उस सरफेस का एरिया ए है। इन द केस ऑफ वायर, इन द केस ऑफ वायर, ये जो हमने एरिया ए लिया है वो हम लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इन द केस ऑफ वायर एरिया ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि जब आपका वायर होता है ऑफ द शेप ऑफ सिलेंडर, तब हम लोग उसका सर्कुलर एरिया लेते हैं, तो वो होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने यहाँ पे लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फुल स्टॉप, सपोज सम चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस ऑफ एरिया ए। इन द केस ऑफ वायर दिस एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। और मैंने इसको एक यहाँ पे आपको शो किया है एक डायग्राम से। मान लीजिए आपका एक ऐसा एक सर्कुलर एरिया है इसका, और इससे मैंने माना है कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहे हैं। देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ये जो आपके चार्ज हैं वो निगेटिव भी हो सकते हैं। करेंट के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव ही हो, वो चार्ज आपका निगेटिव भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिया है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे थे ऐसे, और इसका एरिया ए था। ये जो चार्ज का फ्लो है वो है परपेंडिकुलर टू द एरिया। ओके, तो देखिए करेंट को जो हम करते हैं डिफाइन, डिफाइंड कि करेंट इज द, करेंट इज डिफाइंड एज द, current is defined as the time rate of, time rate of flow of charge, time rate of flow of charge through cross sectional area, time rate of flow of charge through cross sectional area। आपको हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेना होता है या फिर एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लिखा है कि करेंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज से मेरा मीनिंग है, फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हुआ नेट चार्ज। मैं बात करता हूँ नेट चार्ज का। ये नेट चार्ज का मतलब क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल आप ध्यान रखना कि जब भी हम लोग करंट फाइंड करते हैं
तो हम लोग जहां भी लिखते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज या जो भी चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं टू फाइंड द करेंट, हम लोग लेते हैं नेट चार्ज फ्लो। हो सकता है कि आपका किसी कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज मूव कर रहे हो, मतलब वहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन कोई भी नेट चार्ज का फ्लो नहीं होता है, तो वहां पे आपका कोई करंट नहीं होता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम फाइंड करेंगे नेट चार्ज, लेकिन फिलहाल आप इसको ध्यान रखना, अच्छी बात है। अब इसको, ये हमने सीखा ऐसा डेफिनेशन इन लैंग्वेज फॉर्म। अब हम सीखते हैं कि इन मैथमेटिकल फॉर्म कैसे हम लिखेंगे या कैसे हम लोग फाइंड करेंगे करेंगे। तो हमने लिखा कि इफ एन अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू, if an amount of charge delta q passes through a surface, a given surface, मान लो कि जो हमने सरफेस ऊपर लिया था वही लिया हमने, तो a given surface in a time interval delta t, then the average current I average is given by I average is equal to delta q by delta t। देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर अमाउंट ऑफ नेट चार्ज डेल्टा क्यू वो मेरे सरफेस से, जो भी मैंने सरफेस लिया था उससे अगर टाइम डेल्टा टी में क्रॉस किया है, तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर से या उस सरफेस से जो एवरेज करंट होगा वो आपका होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। देखो मैंने यहाँ बात किया है एवरेज करंट का, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया है डेल्टा टी, ये आपका टाइम इंटरवल है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ एवरेज करंट का। तो आई एवरेज इक्वल टू नेट चार्ज फ्लोन डिवाइड बाई जितने टाइम में वो चार्ज फ्लो किया है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है यहाँ पे। देखो तो मैंने ये आपको बताया एवरेज करंट के बारे में। हो सकता है कि जो मेरा, हाँ बोलो। रुक जा। अब देखिए तो यहाँ से हमने फाइंड किया एवरेज करंट। अब अगर जो मेरा चार्ज उस सरफेस से फ्लो कर रहा होगा, अगर उसका रेट कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर सेम टाइम में सेम अमाउंट का चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, उस केस में हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नॉट कांस्टेंट, और उस केस में हम फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। उस केस में हम लोग फाइंड करते हैं, बोलिए, इंस्टेंटेनियस करंट। ये इंस्टेंटेनियस टर्म सबको पता है क्या होता है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे। तो जब आप अपने को इंस्टेंटेनियस करेंट फाइंड करना है, उस केस में हम लोग मानते हैं कि ये जो टाइम गैप आपका डेल्टा टी है वो है टेंस टू जीरो, वो बहुत छोटा है। तो उस केस में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये आपका, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये जो आपका डेल्टा क्यू था तो हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डी क्यू, और जो ये आपका डेल्टा टी था वो हो जाएगा आपका फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डी टी। तो यहां से आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस करंट, ये डी क्यू बाई डी टी, हमको चार्ज जो दिया रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और हम लोग वहां से उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो हमको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। सबको आया समझ में ना? बिल्कुल। चलो, तो ये अपना हुआ डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड डेफिनेशन ऑफ एवरेज करंट। अब देखो हो सकता है कि कहीं कहीं मेरे को करंट दिया रहता है, हमको टाइम इंटरवल दिया रहता है, और हमको कितना चार्ज फ्लो किया वो फाइंड करना होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सिंपल कि नेट चार्ज फ्लो इज समथिंग, क्या देखो, एवरेज करंट और इनटू डेल्टा टी, जितने टाइम के लिए उसने करंट फ्लो किया है, तो हम लोग वहां से फाइंड कर सकते हैं आपका कितना नेट चार्ज फ्लो किया होगा। या जब आपका जो चार्ज जो होगा या जो करंट जो होगा जब टाइम के अनुसार वेरी कर रहा होगा, उस केस में हम लोग लिखते हैं कि डी क्यू इक्वल टू सिंपली आई डी टी। यहाँ पे आई क्या है? आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट, आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये आपका आ गया डी क्यू। अब हमको नेट चार्ज फाइंड करना हो तो हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू तो सिंपली आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। मैं इन दोनों केस में आपको क्वेश्चन लेके सॉल्व सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल आप लोग ध्यान रखना कि जैसे ही आपका चार्ज अगर टाइम के अनुसार चेंज कर रहा हो तो हम लोग ये इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्म यूज करते हैं, और जब आपका कांस्टेंट हो तो हम लोग ये जो एवरेज वाला टर्म है आप इसको यूज कर सकते हो, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। और जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका कांस्टेंट होता है, उस केस में आपका ये जो एवरेज करंट है वो आता है इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस करंट। ताकि आप किसी टाइम इंटरवल में आपका जितना करंट आएगा वही आपका किसी पर्टिकुलर टाइम में भी आएगा, जब आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट हो। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल कहानी थी। तो हमने बस
अभी इतना सीखा कि चार्ज का बेसिक करेंट का बेसिक क्या है, डेफिनेशन इन द टर्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग और थोड़ा सा करेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बातें जो आएंगी वो आपके एसआई यूनिट। तो इस सबको पता है कि एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करेंट, इसको हम लोग सिंबल में कैपिटल ए से करते हैं डिनोट। और जो हमारे अदर प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं जो हम लोग लैब में या जो अपने अपने घर में जो मेरा आता है उसको यूज करते हैं, वो आपका होता है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, किलो एम्पियर। तो ये सब भी आपके ऐसे यूनिट आपको मिलते हैं। ये करेंट के ही प्रैक्टिकल यूनिट है, लेकिन इनका जो एसआई यूनिट होगा वो आपका होता है एम्पियर। सिंपल सी कहानी है। करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि करेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अच्छी बात है। नेक्स्ट हम सीखते हैं इसका डिमेंशन। तो इसका डिमेंशन हम लिखते हैं, करेंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपको अगर याद हो तो जो 7 फंडामेंटल होते हैं उसमें करेंट भी एक होता है। तो इसका जो डिमेंशन होता है एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो एंड ए टू द पावर वन। तो ये आपका होता है इसका डिमेंशन ऑफ करेंट। अच्छी बात है। अब चलिए हम, मैंने यहाँ से कुछ और हम बात लिखते हैं यहाँ पे। मेरा सवाल है डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर, या हम आपसे पूछ रहे हैं कि कब हम ऐसा बोलेंगे कि मेरे कंडक्टर से 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो कर रहा है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे कि द करेंट थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर is said to be, is said to be 1 एम्पियर when 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो जब भी मैं बात करूंगा चार्ज का, मैं बात कर रहा हूं नेट चार्ज का। when 1 कूलम ऑफ नेट चार्ज flows through the conductor, flows through the conductor in 1 सेकेंड। मतलब जब किसी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा होगा, तब हम बोलेंगे कि उसका, उसमें करंट कितना है, उसमें करंट आपका 1 एम्पियर है। तो ये बेसिक बातें हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इससे सब लोग ध्यान देना। अब सबके मन में एक सवाल ये उठा होगा, और अगर नहीं उठा है तो आपको सोचना चाहिए था कि क्या ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, वो जो मेरा कंडक्टर है या जो भी मेरा सरफेस है, क्या उस पर कोई नेट चार्ज आता है क्या? मतलब कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज क्या मेरा कंडक्टर चार्ज हो जाता है या फिर वो न्यूट्रल ही रहता है? तो आंसर है कि वो चार्ज नहीं होता है, मेरा कंडक्टर न्यूट्रल ही रहता है। क्योंकि देखो कि किसी एक एंड से 1 सेकेंड में जितना चार्ज एंटर करेगा, सेकेंड एंड से या दूसरे एंड से 1 सेकेंड में उतना ही चार्ज लीव भी करता है। तो जितना चार्ज आपका 1 एंड से एंटर करेगा उतना ही चार्ज आपका 1 एंड से लीव करता है। तो ड्यूरिंग करेंट फ्लो मेरा कंडक्टर चार्ज नहीं होता है, वो आपका न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रह जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग इसको लिखना। सबको इसको, सब लोग इसको ध्यान, चार्ज आपका 1 एंड से एंटर कर रहा होगा 1 सेकेंड में, उतना ही चार्ज आपका दूसरे एंड से 1 सेकेंड में लीव भी कर रहा होगा। इसलिए उससे कोई नेट चार्ज नहीं आता है कंडक्टर पे ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करेंट। तो ये डाउट आपके मन में आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आया होगा तो अभी मैंने बता दिया, आप लोग इसको ध्यान रखना। अब चलिए हमने ये सीखा कि करेंट जो होता है वो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेट चार्ज। चार्ज जब नेट चार्ज फ्लो करेगा तभी आपका करेंट किसी कंडक्टर में या किसी भी आपका ऐसा जो भी सरफेस है वहां से हम बोलते हैं करेंट फ्लो करता है। और अभी हमने ये भी सीखा कि हमको अगर चार्ज का फ्लो रेट पता हो, एक मिनट एक मिनट, हमने ये कहानी सुना है कि करेंट का डायरेक्शन भी होता है। अब सवाल उठता है ये कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे करेंट का डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो देखो सब लोग, कन्वेंशनली हमने ऐसा माना है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो, conventional direction of current flow is along the flow of positive charge and
अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग ऐसा हमने माना है कि ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करेंट होगा वो होगा अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा उस तरफ ही करंट का होगा डायरेक्शन। जिस तरफ आपका निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये हमने बोला कि ये जस्ट आपका कन्वेंशनल है, हमने ऐसा माना है, बस सिंपल सी कहानी है। अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद होगा तो मैंने ये भी कहानी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज उस पे फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो करता है मूव, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिखो फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वो हमेशा करता है फ्लो along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम ये भी जानते हैं कि along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड निगेटिव चार्ज जो आपका फ्लो करेगा या जो फ्लो करता है वो करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। निगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनो, हमने ऐसा माना है कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करेंट इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब कि करंट भी कहाँ होगा, करंट का भी जो होगा बोलो क्या डायरेक्शन, वो भी होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमने जो नेक्स्ट पॉइंट सीखा कि नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लेकिन कन्वेंशनल करेंट का जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि जो करेंट का डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो वही हमने लिखा है कि करेंट इन अ कंडक्टर फ्लो फ्रॉम फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आप लोग याद रखना। ओके, अब मैं इसको आपको एक डायग्राम से ही भी ऐसा समझाता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, हाँ बोलो। तो मैंने यहाँ पे एक माना है कंडक्टर, उसका ए और बी दो एंड है, और इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से किया है कनेक्ट। इस बैटरी का काम क्या होगा, इसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। क्योंकि जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट नहीं करोगे आपका चार्ज फ्लो नहीं करता है। देखो हमने लिखा है यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा चार्ज फ्लो नहीं करता है। बिना डिफरेंस का कोई भी चीज फ्लो नहीं करता है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस वाटर फ्लो करता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस आपका हीट फ्लो करता है। ठीक है ना, बिल्कुल बिना डिफरेंस का कुछ नहीं होता है। कोई आपको अगर छोड़ के किसी और के पास गया है मतलब वहां पक्का कुछ डिफरेंस था। वो डिफरेंस आपका पैसा का या कुछ भी हो सकता है, अलग चीज। लेकिन आपको किसी भी चीज को फ्लो कराने के लिए डिफरेंस चाहिए, और इस केस में टू चार्ज फ्लो हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ओके, सिंपल सी कहानी है। तो देखिए मैंने इस ये मेरा एक कंडक्टर था, उसका आपका एंड ए बी था, मैंने उसको एक बैटरी से जोड़ा। तो बैटरी का बस काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। जहां भी आपको करेंट के बारे में समझने में कोई भी ऐसा दिक्कत आए तो बस आप उसको कंपेयर करना विद द फ्लो ऑफ वाटर। जैसे देखो सिंपल सी कहानी है, सबने जो जो अपने यहाँ होता है दुर्गा पूजा, तो सबने ऐसा ऐसा सबने देखा होगा कि जब हम जाते हैं इन पंडाल तो जो मूर्ति होता है शंकर जी का, तो शंकर जी के मूर्ति के ऊपर होता है ना पानी गिरते रहता है, पानी गिरते रहता है। अब देखो ध्यान से, अब वहां पे वो जो उनके सर के पीछे से पानी का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, उस केस में हम उसमें इनफाइनाइट वाटर सप्लाई नहीं करते हैं। मेरे पास पानी का एक लिमिटेड सोर्स है। बस हम करते क्या है कि वहां पे एक लगाते हैं मोटर। उस मोटर का काम क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके रखना। मतलब कि वो कुछ लिमिटेड पानी को ही बार बार वो फ्लो कराता है। मतलब कि पाइप से पानी जाएगा शंकर जी के माथे के पीछे से, गिरेगा, फिर से वही पानी वापस आएगा, फिर उसको मोटर फिर से भेजेगा। तो वो तुम्हारा वहां पे पानी फिक्स है, अपना पानी बाहर से नहीं आ रहा है, मेरे पास लिमिटेड पानी है। बस क्या कर रहा है कि वो जो मोटर है वो प्रेशर या डिफरेंस क्रिएट करके रखा है। तो पानी जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर वही पानी जा रहा है, फिर आ रहा है वापस, फिर वही जा रहा है। और वही काम होता है यहाँ पे बैटरी का।
कि यहाँ जो उस उस मोटर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उस मोटर का काम है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, तो इसलिए वहां पे फ्लो कर रहा था वाटर। इस बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, तो इसलिए यहाँ फ्लो करेगा चार्ज। समझा? जो जो वहां पे पानी था वो यहाँ पे चार्ज है, जो वहां पे प्रेशर डिफरेंस था वो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वहां पे काम था मोटर का वो यहाँ पे काम है बैटरी का। मतलब कि आप सिंपल ऐसा सोच सकते हो कि ये जो चार्ज हम बोल रहे हैं, देखो तो तुमको एक हम सुनाते हैं कहानी। चलो छोटा सा कहानी सुनो। जैसे मान लो, हाँ देखो कहानी क्या है, देखो ऐसे कि हमने सुना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, हम जो भी अपने डेली लाइफ में जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी सब्सटेंस है, उनको हम तीन क्लास में करते हैं डिवाइड: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। ये तीन टाइप का होता है कंडक्टर का, और ये जो सेकेंड टाइप का है इंसुलेटर, आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन सेमी कंडक्टर एक थर्ड टाइप का मटेरियल होता है। एंड इन द फील्ड ऑफ, क्या बोलते हैं, जो अभी का अपना लाइफ है, मतलब कि इन द फील्ड ऑफ ये तुम्हारा कंप्यूटर हो गया डिवाइस, या जो अपना फोन का हो गया डिवाइस, या जो टीवी हो गया, इन सब के एक बहुत ही, क्या बोलते हैं, ये जो सेमी कंडक्टर वाला चीज है ना, इनका बहुत ही ज्यादा वास्ट एप्लीकेशन है। तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेज जो कि आपको इस क्लास 12 के सिलेबस में थोड़ा सा स्टडी करना है, लेकिन अपने डेली लाइफ में उसका बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है सेमी कंडक्टर का, जो कि आप शायद पहले नहीं सुने होंगे। जो अपना होता है ना डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, ये सब आपका होता है सेमी कंडक्टर डिवाइस। लेकिन फिलहाल हम लोग एक बात करेंगे कंडक्टर का। तो ये जो आपने किया है डिवाइड कंडक्टर को, सेमी कंडक्टर को और इंसुलेटर को, ये आप कैसे करते हो डिवाइड? आप बोलते हो सिंपली कि ये जो कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो करेगा, ये जो इंसुलेटर है इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अब मेरा सवाल है आखिर क्यों? उस कंडक्टर में ऐसा क्या खास बात था कि जब हमने उसको बैटरी से जोड़ा तो उसमें करंट फ्लो किया, लेकिन जब हमने इंसुलेटर को बैटरी से जब जोड़ा तो उसमें करंट फ्लो नहीं किया? तो कुछ तो खास बात ऐसा होगा ना, कुछ तो। हाँ सुनो, कि अब वेरी गुड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आप बोल रहे हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ से आता है? ये क्या उस कंडक्टर में पहले से ही रहता है, या जो हमने बैटरी जोड़ा है वो सप्लाई करता है? सोचो तो, कि ये जो हम बोल रहे हैं कि इसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, या फ्लो ऑफ जो मेरा कंडक्टर है उसमें जो आपका फ्लो ऑफ होने वाला है आपका इलेक्ट्रॉन्स, वो उस कंडक्टर में पहले से ही होता है या बैटरी सप्लाई करता है? बोलो। गलत है बात। क्या वो पंप पानी सप्लाई करता है, जो तुमने अभी समझा? क्या वो क्या वो पंप पानी का सोर्स होता है? बिल्कुल नहीं। वो पंप का बस काम ये होता है कि वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके रखना, वही काम होता है तुम्हारा बैटरी का। बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करता है भाई, बैटरी का काम होता है बस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। बैटरी कभी भी चार्ज सप्लाई नहीं करता है। वो जो तुम्हारा चार्ज है वो कंडक्टर के अंदर ही रहता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री चार्ज, या हम इसको बोलते हैं कि इन द केस ऑफ मेटल्स जो आपका फ्री चार्ज होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपका जो चार्ज आप बोल रहे हो कि ये चार्ज फ्लो करता है, ये आपका उस मटेरियल का खासियत होता है। एंड इन द केस ऑफ कंडक्टर वो फ्री चार्ज होते हैं, इसलिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन इन द केस ऑफ आपका इंसुलेटर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो फिर आप बैटरी जोड़ दो तो भी करंट फ्लो नहीं करता है। अगर वो बैटरी चार्ज खुद सप्लाई करता तो इन द केस ऑफ इंसुलेटर भी आपका करंट फ्लो करना चाहिए था, लेकिन नहीं करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसमें चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। तो ये जो हम चार्ज कैरियर का बात कर रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं कि आपका जो चार्ज मोशन में होना चाहिए, आपका चार्ज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज भी, ये आपका चार्ज हो सकता है निगेटिव चार्ज भी, लेकिन मेनली जो हमको स्टडी करना है वो हमको करना है स्टडी ऑफ कंडक्टर। और इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर ये जो चार्ज होते हैं, चार्ज कैरियर जो होते हैं ना, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी कहानी है। अब सवाल उठता है कि क्यों ये जो आपने बोला कि कंडक्टर में पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं? तो इसका भी आंसर है तुम्हारा, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, कि ऐसे मटेरियल या
ऐसे सब्सटेंस जिनके आउटर मोस्ट सेल वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो अगर न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, जो कि बहुत ही लूजली बंधे होते हैं, तो उनको जैसे ही एक्स्ट्रा मिलता है, क्या बोलता है, उनको एक्स्ट्रा मिलता है, बोलिए, अब एनर्जी, तो वो वहां से बॉन्ड तोड़ के या जो भी होता है वो अपना सेल छोड़ के बाहर घूमने लगते हैं। तो वो होते हैं फ्री टू मूव, वो होते हैं फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। तो वो आपका करेंट को फ्लो करने में सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ इंसुलेटर, वो जो आपके आउटर मोस्ट सेल वाले जो होते हैं बोलिए इलेक्ट्रॉन्स, वो टाइटली बंधे होते हैं। मतलब कि उनको आप अगर सप्लाई करो अब एनर्जी, तो भी वो वहां से हटते नहीं है, तो भी वो वहां से निकल के मतलब फ्रीली घूम नहीं पाते हैं। तो इसलिए वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो वो करेंट को कंडक्ट नहीं करते हैं। और ये जो आपका जो सेकेंड टाइप का, सॉरी, जो ये आपका थर्ड टाइप का है सेमी कंडक्टर, वो आपका होता है, वो करता है लाई इन बिटवीन आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब कि सेमी, ये जो आपका कंडक्टर वाला मटेरियल है ना, इसमें एक केस में ऐसा होता है कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तब वो करता है बिहेव एज ए इंसुलेटर। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब वो करता है बिहेव एज ए कंडक्टर। एट जीरो टेम्परेचर, मतलब कि एट वेरी लो टेम्परेचर सेमी कंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम रूम का, या ऐसा बोलो कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जो सेमी कंडक्टर वाले जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो कुछ गेन करते हैं थर्मल एनर्जी, फिर उनके पास सफिशियंट आता है अब एनर्जी, तो फिर वो वहां से निकलते हैं और वो घूमने लगते हैं, तो फिर वो करेंट को कंडक्ट करते हैं। तो सिंपल सी कहानी है कि ये जो आपका इंसुलेटर है, वहां पे आपका ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बनता ही नहीं है, तो वो नहीं करता है कंडक्ट। ये जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें वो जो नंबर ऑफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, बहुत काफी होते हैं, तो वो करते हैं कंडक्ट। ये जो आपका सेमी कंडक्टर है वो आपका बीच में करता है लाइट। सिंपल सी कहानी है। तो बैटरी कभी भी चार्ज सप्लाई नहीं करता है। बैटरी जो बस तुम्हारा उसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखना, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और वो होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बैटरी। इनसाइड द बैटरी केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि सबने केमिस्ट्री में सीखा होगा। बाकी उस केमिकल रिएक्शन के चलते बैटरी के पास इतना क्षमता है कि वो उस कंडक्टर के क्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब एक सवाल उठता है कि आप कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ही क्यों क्रिएट कर रहे हो। अगर मान लो कि मैंने ऐसा लिया कि हम, देखो होता क्या है कि आप बिना बैटरी का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उस केस में क्या होगा कि वो जो करंट फ्लो है ना, वो कुछ देर तक ही होगा, फिर वो स्टॉप हो जाए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दो लिया है टैंक, दो हमने लिया है टैंक, और एक टैंक में फिल किया वाटर, और सेकेंड टैंक में भी हमने फिल किया है वाटर। देखो यहाँ से कुछ ऐसा समझो कि मैंने यहाँ पे दो टैंक लिया, मान लो दो टैंक है, ये टैंक वन और ये टैंक टू। टैंक वन में मैंने वाटर फिल किया यहाँ तक, और टैंक जो टू था उसमें वाटर का लेवल कम था, और मैंने इन दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया है। देखो मैंने इन दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया। अब क्या होगा कि ध्यान से देखो, तो इस ये जो आपका टैंक वन है इसमें वाटर लेवल ज्यादा है कंपेयर टू टैंक टू, मतलब कि प्रेशर इन टैंक वन होगा ज्यादा देन प्रेशर इन टैंक टू, तो यहाँ से वाटर फ्लो होगा, बिल्कुल होगा वाटर फ्लो, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है। लेकिन जैसे जैसे वाटर आपका टैंक वन से टैंक टू में आएगा, आपका डिफरेंस कम होता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों टैंक में आपका वाटर सेम हो जाएगा, प्रेशर सेम हो जाएगा, फिर वाटर फ्लो नहीं करेगा। अब उस वाटर को कंटिन्यूअसली फ्लो करने के लिए आपको पंप यूज करना पड़ेगा, और वही काम करता है यहाँ पे बैटरी। मतलब कि आपके पास मान लो कि अगर दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर वन और कंडक्टर टू, इन दोनों के पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने इनको एक वायर से जोड़ दिया, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और वो करंट या चार्ज तभी तक फ्लो करेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गया, अब आपका चार्ज या करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। लेकिन हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस करंट, तो उसके लिए मेरे को कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चाहिए ना, और वो काम करता है बैटरी। इसलिए मेरे को बैटरी जरूरी है टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ, या फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज
फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो चार्ज सप्लाई नहीं करता है। सिमिलर टू पंप, पंप पानी सप्लाई नहीं करता। हाँ बोलो। मैंने कहा था कि ये एक कंडक्टर है जो भी अपना एबी, इसमें फ्लो कर रहा था पॉजिटिव चार्ज, और देखो मैंने इसको जोड़ा है इस बैटरी से, और जो आपका एंड ए है वो होगा एट हाई पोटेंशियल, और जो एंड बी होगा वो होगा एट लो पोटेंशियल, क्योंकि जो एंड ए है उसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किया है कनेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जो हमने सीखा था, और करंट भी कहाँ होगा आपका देखो, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज मूव किया वो क्यों किया, क्या ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस? आंसर होगा नहीं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, हालांकि मैंने जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है इसलिए वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, तो एक्चुअल में जो आपका चार्ज करता है मूव वो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब कि इसके अंदर जो फील्ड बनेगा वो आपका कुछ ऐसा बनेगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस तरफ फील्ड बना है, चार्ज आपका पॉजिटिव था तो उसे फोर्स भी लगेगा उसी तरफ, इसलिए उसने मूव भी किया उसी तरफ, इसलिए उसका करंट भी हुआ उसी तरफ। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं, जहां पे हमने एक ऐसा लिया है कंडक्टर जहां पे चार्ज कैरियर आपका है निगेटिव चार्ज, जहां पे आपका क्या है चार्ज कैरियर है निगेटिव चार्ज। फिर देखते हैं क्या होता है सिचुएशन। तो मैंने लिया बैटरी, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, टर्मिनल टर्मिनल ए टर्मिनल बी, इसमें आपका चार्ज है निगेटिव, फ्री चार्ज इसमें है आपके निगेटिव, जो कि आपके होते हैं मेनली इन मेटल्स। फ्री चार्ज आपके होते हैं कौन से, फ्री चार्ज होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो उन पे चार्ज होता है निगेटिव। अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, तो फिर से जो फील्ड बनेगा तो बनेगा फील्ड विल बी फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब हमको पता है कि अगर आपका चार्ज हो माइनस तो माइनस चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द फील्ड, मतलब इन पे फोर्स लगेगा इस तरफ, देखो ध्यान से इन पे फोर्स लगेगा इस तरफ, तो इन पे फोर्स लगेगा इस तरफ तो वो लोग मूव करना भी स्टार्ट करेंगे इस तरफ ही, फ्रॉम बी टू ए। एंड बी टू ए आप अगर जा रहे हो तो वो है तुम्हारा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो देखो हमने वो भी यहाँ सीखा था कि निगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब जो आपका ये जो माइनस चार्ज का शिफ्टिंग है वो है फ्रॉम बी टू ए, और हमने अभी जस्ट सीखा है कि करेंट कहाँ होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, मतलब इसमें करेंट फिर से आपका हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए ध्यान से, करेंट कहाँ था, करेंट ये पहले केस में भी, और करेंट इन सेकेंड केस, इन बोथ केस क्या है, करेंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज आपका पॉजिटिव हुआ तब वो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अगर आपका चार्ज है निगेटिव तो हो जाएगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लेकिन करंट का हम लोग मानेंगे डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फॉर अ कंडक्टर। तो ये आप लोग इसको याद रखना, अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने अच्छे से सीख लिया इसको। चलो हाँ, ये देखो होता क्या है कि जब हम लोग फील्ड के तरफ जाते हैं, व्हेन वी मूव along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तुम्हारा पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि फील्ड का जो होता है डायरेक्शन वो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो मैंने लिखा कि इफ एन इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस क्रॉसेस थ्रू क्रॉस सेक्शन, देन आपका जो क्या होगा, जो हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज फ्लो, वो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ई, वहां से एन चार्ज फ्लो किया है, तो आपका जो नेट चार्ज फ्लो हो जाएगा वो होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हो जाएगा एन इंटू ई, और यहाँ पे ई का वैल्यू क्या लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, मतलब जिस तरफ भी ये चार्ज फ्लो किया है माइनस चार्ज करेंट उसके जस्ट अपोजिट होगा। वो हम लोग सब उस पर क्वेश्चन करेंगे, कोई चाप की बात नहीं है, फिलहाल जो बेसिक बात है मैं वो समझा दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कि इफ अ चार्ज q इज मूविंग इन अ सर्कल, एक चार्ज है q, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ ए स्पीड v, और मैंने ये स्पीड v माना है कांस्टेंट, देखो ध्यान देना कि ये आपका स्पीड माने v कांस्टेंट स्पीड माना है, विथ स्पीड v, देन
इट्स टाइम पीरियड, टी क्या हो जाएगा 2πr/v, इसमें कोई कष्ट नहीं है, उसका टाइम पीरियड होगा 2πr/v, देन इक्विवेलेंट करेंट। इक्विवेलेंट करेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपका वो चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था तो जो आपका सर्कुलर लूप होगा ना वो एक करेंट लूप की तरह बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक लूप था, रेडियस r और एक पॉजिटिव चार्ज q अपने माना है, ये v स्पीड से मूव कर रहा था। तो ये जो मेरा लूप है वो करेगा बिहेव एज अ इक्विवेलेंट करेंट, लूप वो बिहेव करेगा। और मान लीजिए इसमें मैंने कोई एक पॉइंट ए मान लिया है, तो ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट ए से वो चार्ज हर 2πr/v टाइम के बाद क्रॉस कर रहा होगा। इतने टाइम के बाद वो चार्ज किसी एक पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस कर रहा होगा क्योंकि वो उसका टाइम पीरियड है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि जो इक्विवेलेंट करंट आई होगा नथिंग बट चार्ज बाय उसका टाइम पीरियड टी। और हमने टाइम पीरियड, या देखो इसको सिंपली आप Q इंटू एफ भी बोल सकते हो, Q/T या फिर Q इंटू एफ। यहाँ पे T आपका है टाइम पीरियड और एफ आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी एफ इज फ्रीक्वेंसी, तो आप ऐसे याद कर लेना कि करंट इक्वल टू चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब। अब देखिए, तो ये जो टाइम पीरियड था वो था आपका 2πr/v, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q/2πr/v, या आप इसको Q इंटू v/2πr भी बोल सकते हो। तो ये आपका हो गया करंट फाइंड करने का तरीका, हमको अगर वेलोसिटी और रेडियस दिया रहे तो। पक्की बात है? हाँ, 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, तो मैंने बस 1/टाइम पीरियड को लिख दिया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोलो सब लोग जल्दी से, डाउट हो कुछ तो पूछ लो। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ओके, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन पे जाने से पहले हम चाहते हैं कुछ आप लोग बेसिक ऐसा क्वेश्चन करो जहाँ पे आपको चार्ज फ्लो वाले में कुछ दिक्कत ना हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि एग्जाम्पल, ये 5 कूलम का चार्ज फ्लो किया है टुवर्ड्स राइट और 2 कूलम का चार्ज फ्लो किया है टुवर्ड्स राइट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नेट चार्ज जो फ्लो किया है वो आपका हो जाएगा कितना, +7 कूलम राइट की तरफ, पक्का +7 कूलम राइट की तरफ। और अगर यहाँ पे नेट चार्ज का फ्लो पॉजिटिव है तो करंट भी कहाँ होगा, आपका करंट भी जो आएगा वो आपका राइट साइड ही होगा। अब हमको करंट फाइंड करने के लिए ये चेक करना होगा कि मेरा कितने टाइम में 7 कूलम का चार्ज फ्लो किया है, तो हम लोग कर लेंगे। फिलहाल आप ये सीखो कि हम लोग नेट चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। तो ये मान लो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो -5 कूलम और -2 कूलम का चार्ज फ्लो किया है राइट साइड में, तो फिर से यहाँ हो जाएगा Q नेट इक्वल टू -7 कूलम। और हमको पता है कि जिस तरफ आपका फ्लो करता है माइनस चार्ज, करंट उसके अपोजिट होता है, मतलब कि इस चार्ज फ्लो के चलते जो करंट आएगा वो आपका आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरफ आएगा। सिंपल सी कहानी है, और समझो। जैसे मान लो कि हमने बोला कि 5 कूलम का चार्ज फ्लो किया है राइट साइड की तरफ और -2 कूलम का चार्ज फ्लो किया है लेफ्ट साइड की तरफ। देखो ध्यान से, +5 कूलम फ्लो किया है टुवर्ड्स राइट साइड, -2 कूलम फ्लो किया है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब ध्यान सुनो कि इस 5 कूलम के चलते चार्ज, ये जो आपका 5 कूलम का चार्ज है उसके चलते क्या होगा, करंट, करंट होगा राइट साइड में। ये जो -2 कूलम का चार्ज आपका फ्लो किया है लेफ्ट साइड में, इसके चलते जो करंट आएगा वो भी आपका राइट साइड में ही आने वाला है। देखो ध्यान से, मतलब कि इन दोनों का करंट जो आने वाला है वो राइट साइड में ही आ रहा है। मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो नेट चार्ज आप बोल सकते हो कि वो फ्लो किया है +7 कूलम, और कहाँ पे, राइट साइड में। देखो ध्यान से, इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, क्योंकि इन दोनों का जो करंट फ्लो है वो एक तरफ ही आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 7 कूलम का चार्ज फ्लो किया है फ्रॉम राइट साइड, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो भी आपका राइट साइड ही आएगा। सिंपल सी कहानी है। और देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमने बोला कि 5 कूलम फ्लो किया है राइट साइड, -2 कूलम भी फ्लो किया है राइट साइड ही। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका +5 कूलम है उसके चलते जो करंट आना चाहेगा वो चाहेगा आना राइट साइड में, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसका करंट चाहेगा आना राइट साइड में। ये जो -2 कूलम का फ्लो किया है राइट साइड, उसके चलते करंट आना चाहे कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। लेकिन जो, हाँ, लेकिन जो फ्लो ऑफ चार्ज आपका ज्यादा है एलोंग कहाँ पे, राइट साइड,
तो मतलब कि हाँ, तो मतलब कि जो नेट चार्ज हम लिखेंगे वो आपका आ जाएगा, देखो +5 - 2 +3 कूलम भाई, +3 कूलम, और करंट भी आएगा आपका राइट साइड में। देखो ध्यान से, ये +5 कूलम फ्लो किया है आपका राइट साइड में, तो इसका भी करंट आएगा राइट साइड में। ये जो आपका -2 कूलम हमने लिया है वो भी हमने लिया है राइट साइड में ही, तो इसका करंट चाहेगा आना कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे करंट हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आप +5 - 2 कूलम, तो नेट चार्ज आपका हो जाएगा +3 कूलम, और वो आपका आएगा राइट साइड में ही। और इसको आप सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर अपोजिट चार्ज, मतलब कि अपोजिट नेचर का चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप उनको ऐड कर देना। अगर अपोजिट नेचर का चार्ज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। सिंपल सी कहानी है, देखो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन को मैं एक बार करता हूँ रीड। इफ करेंट इन अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। जल्दी से सॉल्व करो। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम ही आसान है। ये क्वेश्चन क्लास 9-10 का है। हमको क्वेश्चन में दिया है कि करंट है 1 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे फ्लो कर रहा है आपका, जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिखते हैं कि I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि डेल्टा टी टाइम में फ्लो किया होगा n इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इसे जो टोटल चार्ज फ्लो किया है वो n इंटू ई डिवाइडेड बाई टाइम टी, डिवाइडेड बाई टाइम टी मैंने लिख दिया। अब हमको करेंट दिया है 1 एम्पियर, और बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मतलब कि आपसे n बाई टी का ही पूछ रहा है वैल्यू। तो n बाई टी कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से, n बाई टी जो आप यहाँ पे हो जाएगा वो सिंपल हो जाएगा करेंट, तो 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ई, क्योंकि 1/1.6 इंटू 10⁻−19। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ही आ जाएगा। अब सॉल्व करो ये सेकंड क्वेश्चन। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ हीटर वायर इन 1 मिनट इफ इट कैरीज अ करेंट ऑफ 8 एम्पियर। देखो यहाँ से आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको दिया है करेंट 8 एम्पियर और टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो आप पहले टाइम को चेंज कर लो सेकेंड में, फिर वो उतने टाइम में कितना टोटल चार्ज फ्लो किया हुआ वो फाइंड कर लेना। फिर यूज करना कि टोटल चार्ज फ्लो इज n इंटू ई, तो यहाँ से n मिल जाएगा डेल्टा क्यू बाई ई। जल्दी से इसको सॉल्व करो, बेसिक कहानी है। सब लोग इसको सॉल्व करो जल्दी से। सेकेंड वाला हुआ सॉल्व क्या, बोलो जल्दी से। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो हमने तुमसे बोला कि सबसे पहले फाइंड कर लो कि टोटल कितना चार्ज फ्लो किया होगा। तो करेंट है तो हमको फाइंड करना है टोटल चार्ज, करेंट कांस्टेंट है तो चार्ज फ्लो हो जाएगा I इंटू डेल्टा टी। तो I दिया है 8 एम्पियर और आपको डेल्टा टी दिया है 1 मिनट, तो आप उसको चेंज करो सेकेंड में, तो हो जाएगा 60 सेकेंड। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 480 कूलम। इतना चार्ज आपका फ्लो किया है टोटल 480 कूलम। अब इतना चार्ज फ्लो किया था, और जो मेरा चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन। तो यूज करो डेल्टा क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। तो देखो यहाँ से एन क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाई ई ना, बताए थे हम पहले। तो 480 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19। ऊपर भी कूलम नीचे भी कूलम, कट जाएगा तो ये जस्ट एक नंबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 3 इंटू 10⁻21, और इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो ये हुआ आपका आंसर। जल्दी से ये आप कर लो कॉपी। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया है, तो इसको घर पे खुद से करना प्रैक्टिस। मैंने आंसर भी लिख दिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि द करेंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स अपॉन टाइम एज I इक्वल टू 2 + 3t एम्पियर फुल स्टॉप। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पे मेरा करेंट टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है, तो इस केस में जो नेट चार्ज हमको फाइंड करना है वो हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। और इसका आप जब करोगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। और पूछा है इन 10 सेकेंड, तो लिमिट लेंगे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 तक। तुम लोग के पास समय है 2 मिनट का, सॉल्व करो इसको जल्दी से। तो
सॉल्व करता हूँ, चेक करो देखो। तो क्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और हमको आई क्या दिया है, 2 + 3t, ना सिंपल था भाई, 2 + 3t dt, 0 से लेके 10 तक, सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे प्लस है तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो, तो सिंपल हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से 10 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 0 से 10। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा टी 0 से 10 लिमिट प्लस 3, इसका होगा इंटीग्रेशन t² / 2 लिमिट 0 से 10। देखो यहाँ से आ जाएगा 2 × 10 प्लस 3/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 - 0। सॉल्व करोगे तो यहाँ से 20 + 150, देखो 170 कूलम आएगा। जल्दी से सब लोग चेक करो। हाँ, तो तोड़े काहे नहीं। तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हाँ, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है आपको यहाँ पे 4 दिया है रीजन। रीजन ए, रुक जा, लेट मी स्पीक, आई टेक मनी फॉर दैट। तो देखो क्वेश्चन है कि अरेंज द रीजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ करेंट। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें होगा वो शो करना है पहले। और देखो ध्यान से, तो ये जो अपना रीजन 1 है उसमें केवल माइनस, अच्छा देखो यहाँ पे हमको फ्लो रेट दिया है, यहाँ पे चार्ज नहीं, मेरे को दिया है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। तो जितना आपका कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा होगा पर सेकेंड, करंट भी उतना ही एम्पियर होता है। मान लो कि अगर कहीं ऐसा 1 कूलम पर सेकेंड करेंट 1 एम्पियर, 2 कूलम पर सेकेंड 2 एम्पियर, 3 कूलम पर सेकेंड 3 एम्पियर। तो आपको ये फ्लो रेट दिया है, कूलम पर सेकेंड में दिया है, ओके। पहले में केवल -7 कूलम पर सेकेंड का चार्ज फ्लो कर रहा था, सेकेंड में एक +3 कूलम पर सेकेंड और -4, और दोनों हैं अपोजिट में। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दो, ओके। और थर्ड वाले में आपका 2 कूलम पर सेकेंड लेफ्ट साइड, -5 कूलम पर सेकेंड ए राइट साइड, डी में 6 कूलम पर सेकेंड आपका लेफ्ट में, -1 कूलम पर सेकेंड भी लेफ्ट में। अब आपको बताना है कि कौन से रीजियन में करेंट सबसे ज्यादा होगा और किस में कम होगा, आपको उसको शो करना है। डी में होगा सबसे ज्यादा, वेरी गुड। और डी में होगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। बी में सबसे कम होगा, सबसे कम। तुमको सी में लग रहा है। और कोई भाई बोलो, देखो कम से देखो कम से कम 50-60 ऑप्शन आना चाहिए, फिर ऐसे मजा नहीं आएगा। तुम लोग कम से कम 50-60 आंसर दो, फिर एकदम थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ। डी ए सी बी, हाँ। ए डी, ए डी बी सी, देखो भाई दो, हाँ 2 आंसर आ गया है। कम से कम तुम लोग 48 आंसर और दो। ये अपना जो देश है भाई, भिन्न भिन्न। कहाँ कहाँ क्या क्या बोला भाई, ए सी बी डी, तो और कुछ कर, बी सी ए डी कर देख, इसमें तेरे को साफ साफ पूरा दिख रहा है, कर हमारा रेंज बार पर। हाँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाओ। अरे देखो भाई सुनो, कि और कोई सॉल्व किया क्या। देखो आंसर हम नहीं बताएंगे, आंसर मेरे को तुम ही लोग बताओ। देखो नंबर 1 में, देखो तो यहाँ पे नंबर 1 में 7 कूलम पर सेकेंड का, ऐसा हो कि फ्लो रेट है 7 कूलम पर सेकेंड और चार्ज है अपना निगेटिव, मतलब कि इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट होगा 7 एम्पियर का लेफ्ट साइड में। पक्का, बोलो सब लोग, ठीक है। तो बोलो ना बे। ओके, अब आओ, अब आओ इन अब आओ बी में। तो देखो, तो बी में +3 कूलम पर सेकेंड कहाँ पे, लेफ्ट में, एंड -4 कूलम पर सेकेंड राइट में। और मैंने तुमको बताया था कि तुम इसको राइट साइड में +4 कूलम पर सेकेंड लिख सकते हो। कुछ याद आया।
अभी याद आया कि नहीं आया वो बोलो, पक्का ना? तो देखो, हाँ तो देखो यहाँ पे +4 और +3 यहाँ भी आप मान सकते हो 7 कूलम पर सेकेंड राइट में, मतलब 7 एम्पियर राइट साइड में, सॉरी ये लेफ्ट साइड में। तो यहाँ भी करंट आपका 7 ही आएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो 3 कूल हम्म ऐड कर देते हैं। देखो ध्यान से जाके वहां पे, जाके वहां ध्यान देखो, या देखो, या देखो, अगर तुमको किस कब करना है ऐड और कब करना है सब्ट्रैक्ट, वो अगर समझ में नहीं आए तो बस अपने मन में ये ध्यान रखना कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है करंट उस तरफ होगा, जिस तरफ निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है करंट उसके अपोजिट होगा। ठीक है, इतना तो बस। अब सुनो, देखो इधर, तो इस +3 कूलम पर सेकंड के चलते 3 कूलम का चार्ज लेफ्ट साइड, ये जो 4 कूलम पर सेकंड था वो था इसका चार्ज का फ्लो था राइट साइड में, तो इसका करंट आएगा इसके अपोजिट, मतलब कि इसके चलते करंट भी आपका 4 एम्पियर लेफ्ट साइड में, यानी तो देख 4 + 3 कितना हो गया, 7 एम्पियर। समझा? अब करो तो बाकी जल्दी से, अब बताओ। सी वाला है वहां भी करंट आएगा, और क्या तुमको क्या था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ करेंट, तो आई ए बराबर आई बी बराबर आई सी एंड मोर देन आई डी। और जो आपका ये जो डी था उसमें देखो तो 6 कूलम पर सेकेंड लेफ्ट साइड में, और -1 कूलम पर सेकेंड भी लेफ्ट साइड में, तो इसमें जो नेट करंट आएगा वो आपका आएगा 5 एम्पियर लेफ्ट साइड में, तो सबसे कम होगा डी में। समझे ना? तो ऐसे, चलो कॉपी करो जल्दी इसको। lysis tank containing a solution of copper sulfate is 1 kilo ampere, full stop. The mass of copper deposited in 5 minutes is 0.1 kg, full stop. What is the mass of copper ion? और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यूज करना है कि नेग्लेक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि अगर कॉपर आयन में कुछ कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं तो वो कॉपर फॉर्म होंगे, तो उस कॉपर का मास आपको सेम लेना है, जो मतलब कि कॉपर न्यूट्रल जो बन रहा है कॉपर एटम, उसका मास आपको सेम लेना है एज द कॉपर आयन। सिंपल सा कहानी यही है। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कैसे आपको सॉल्व करना है इसको। तो जब भी अपने को क्वेश्चन मिलता है और जहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसा ना दिखे कोई फार्मूलाज वगैरह कि कैसे मेरे को करना है, तो वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि मेरे को पहुँचना कहाँ है और मेरे पास रास्ता क्या है, और क्या फिर कि मेरे पास क्या क्या ऐसा बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है, क्या क्या चीज़ मेरे पास है। मतलब कि सिंपल सा लैंग्वेज में बोले कि मेरे को क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है और कहाँ मेरे को पहुंचना है, फिर उस हिसाब से हम लोग अपना रास्ता चुनते हैं। तो हमको फाइंड करना है कितना मास डिपॉजिट हुआ है, कितना मास, सिंपल नहीं नहीं, हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर आयन। हाँ, हमको मास फाइंड करना है कॉपर आयन का, और बोला है कि इतना मास हुआ है डिपॉजिट, टोटल मास 0.1 के जी। अब सुनो, देखो ध्यान से, कि अगर हम ये फाइंड कर लें कि कितना नंबर ऑफ कॉपर आयन डिस्चार्ज होके डिपॉजिट हुआ है, तो उसके लिए अगर मेरे को नंबर ऑफ टोटल डिस्चार्ज कॉपर आयंस मिल जाए, या फिर वहां पे जो मेरा कॉपर मेटल जहाँ पे फॉर्म हो रहा है वहां पे कितने कॉपर के एटम्स होंगे, हमको अगर वो मिल जाए, तो इन सबका मास मिला के, मतलब इन सबका नंबर एन और इनटू मास ऑफ वन कॉपर एटम इज इक्वल टू द टोटल मास, जो हमको 0.1 के जी दिया है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि मास ऑफ वन कॉपर एटम या फिर कॉपर आयन इज इक्वल टू टोटल मास जो हुआ है डिपॉजिट, डिवाइडेड बाई जो नंबर ऑफ एटम्स वहां पे डिस्चार्ज हुए होंगे या फिर नंबर ऑफ एटम्स जो वहां पे डिपॉजिट हुए हैं। यही ना कहानी? हाँ बिल्कुल, मतलब कि हमको फाइंड करना है मास ऑफ वन कॉपर कॉपर आयन, तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो मास डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉपर एटम्स डिपॉजिट। अब जितने कॉपर के आयंस क्या हुए होंगे, डिस्चार्ज डिस्चार्ज हुए होंगे, उतना ही नंबर ऑफ वहां पे कॉपर एटम्स भी फॉर्म हुआ होगा। अब आपको अगर थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो, कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट तो ये आपका होता है ब्रेक कॉपर 2 प्लस में और सल्फेट 2 माइनस में, यही ना?
कॉपर 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस में। फिर ये जो आपका कॉपर 2 प्लस आयन है, ये गेन करता है दो आपका इलेक्ट्रॉन, फिर ये कॉपर एटम में डिपॉजिट होता है, या कॉपर एटम में होता है डिस्चार्ज, फिर ये आपका जाके डिपॉजिट हो जाता है ऑन कैथोड। सिंपल सी कहानी है आपका। तो अब अपना काम ये है कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितना नंबर ऑफ कॉपर का आयन हुआ है डिपॉजिट वहां पे कैथोड पे। तो उसके लिए देखो हमको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि करंट है 1 किलो एम्पियर और टोटल 5 मिनट के लिए आपका करंट फ्लो किया है। तो क्यों ना हम यहाँ से टोटल चार्ज फाइंड कर लें। टोटल चार्ज तो आपका हो जाएगा करंट इंटू डेल्टा टी। करेंट आपका है 1 किलो एम्पियर, तो मैंने इसको लिख दिया 10⁻³ इंटू 5 मिनट, मतलब ये आपका हो जाएगा 300 सेकेंड। तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 10⁵ कूलम। इतना टोटल चार्ज फ्लो किया है, इतना टोटल चार्ज फ्लो किया है कितने में, 5 मिनट में। अब देखो ध्यान से कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब रिलेट विथ नंबर ऑफ कॉपर आयंस डिस्चार्ज या डिपॉजिटेड। तो सुनो देखो ध्यान से, कॉपर का एक आयन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का एक आयन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक कॉपर आयन जब फ्लो करेगा तो उस पर दो क्या रहा होगा, दो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, मतलब उस पर +2e का चार्ज रहा होगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो टोटल चार्ज हमको पता है इतना। अभी एक जो कॉपर आयन है, चार्ज ऑन 1 कॉपर आयन, वो आपका आने वाला है +2e, +2e या फिर +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और टोटल चार्ज मेरे को ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आप फाइंड कर लो कि नंबर ऑफ कॉपर आयंस कितने वहाँ से फ्लो किए होंगे। तो ये आपका हो जाएगा टोटल चार्ज 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन 1 कॉपर आयन, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको तुम लोग सॉल्व करो जल्दी से। ये मेरा आया n का वैल्यू 3/3.2 इंटू, मतलब इतने कॉपर के आयंस वहां से पास हुए होंगे, क्रॉस किए होंगे। अब देखो तो हमको फाइंड करना था मास ऑफ 1 आयन, तो मिल गया हमको मास ऑफ 1 आयन। तो m इक्वल टू जो मास हुआ था डिपोजिट, तो 0.1 kg, तो 0.1 डिवाइडेड बाई ये देखो यहाँ पे kg डिवाइडेड बाई 3/3.2 इंटू 10⁻24। तो ये आपका 3.2 जाएगा ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा 0.32, या ऐसे लिखो 3.2 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻24। या आप चाहो तो इसको 3.2/3 इंटू 10⁻⁻25 kg भी आप लिख सकते हो इसको। देखो ये यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻⁻25 kg। तो ये आपका हो गया आंसर। या तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ 1 कॉपर आयन, या फिर हम लोग ऐसा मान के चलें कि यही आपका मास ऑफ कॉपर एटम भी यही है। तो ये मेरा आंसर हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁻25 kg। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग यूज करना था, बेसिक थोड़ा नॉलेज आपको चाहिए होगा केमिस्ट्री का भी। पक्का ना, बोलो। स्टार्टिंग से समझा दें अच्छे से। देखो देखो क्वेश्चन था कि द करेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइसिस टैंक कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज 1 किलो एम्पियर। इसमें करेंट है 1 किलो एम्पियर का। द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड इन 5 मिनट्स इज 0.1 kg। मतलब कि 5 सेकेंड में कॉपर का इतना मास 0.1 kg का मास हुआ है डिपोजिट। तो तुमसे पूछा है कि आप बताओ कि कॉपर के एक आयन का कितना मास होगा। तो देखो एक्चुअल में जो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि सिंपल सी कहानी है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपका ये ब्रेक होता है कॉपर 2 प्लस में और सल्फेट 2 माइनस में। मतलब कि कॉपर के एक आयन पे +2e का चार्ज है, ठीक है ना। और +2e का मतलब हुआ +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक कॉपर के 1 आयन पे इतना चार्ज है, सिंपल सी कहानी है। अब हमको मास दिया था कि टोटल मास कितना हुआ है डिपॉजिट, और हमसे पूछा था मास ऑफ 1 कॉपर आयन। तो अगर हम ये फाइंड कर लें कि टोटल कितने नंबर ऑफ कॉपर के आयन डिस्चार्ज हुए होंगे,
तो फिर हम लोग टोटल मास में से वो नंबर को कर देंगे डिवाइड, तो हमको मास ऑफ वन कॉपर आयन मिल जाएगा। तो वो नंबर ऑफ कॉपर आयन फाइंड करने के लिए हमने पहले ये फाइंड किया कि उस 5 मिनट में टोटल कितना चार्ज फ्लो किया होगा, क्योंकि अगर एक कॉपर आयन फ्लो करता तो उससे +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज फ्लो करता। तो हमने फाइंड किया कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया होगा, तो उसके लिए मैंने करेंट इंटू टाइम यूज किया, तो मेरा आंसर आ गया 3 × 10⁻5 कूलम, मतलब कि उस 5 मिनट में टोटल इतना चार्ज फ्लो किया होगा। अब हमको पता है कि एक कॉपर आयन के फ्लो करने से इतना चार्ज आता है, +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैंने नंबर ऑफ कॉपर आयंस के लिए टोटल चार्ज में चार्ज ऑन वन आयन से किया डिवाइड, तो मेरा आंसर आया ये कि इतना टोटल कॉपर आयंस फ्लो किए होंगे 5 मिनट में। अब हमको जैसे ही टोटल नंबर ऑफ कॉपर आयंस फ्लो मिल गया, तो उसको मैंने टोटल मास जो डिपॉजिट हुआ था उसमें कर दिया है डिवाइड, तो हमको मास ऑफ वन कॉपर आयन मिल गया है यहाँ पे देखो। तो ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। होमवर्क है, ये घर से तुम लोग करके लाना, नेक्स्ट डे मैं इसका आंसर बताऊंगा। हमको दिया है। हाँ हाँ हाँ। अबे यहीं से लिखे हैं देखो इधर। अबे पहले से ही लिखे हैं, पहले इक्वेशन से। हम्म हम्म। हाँ तो वहां पे वो एवरेज ही था, कांस्टेंट दिया रहा है ना देख, वो था पूरे 5 मिनट में था ना, पूरे 5 मिनट में, तो एवरेज ही है। देखो क्वेश्चन है कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ सरफेस इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम q इक्वल टू t² - 2t + 3 कूलम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, फाइंड करेंट एट t = 2 सेकेंड। आपको t = 2 सेकेंड पे करंट फाइंड करना है, मतलब आपको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस करंट, और चार्ज दिया है फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि आपको यूज करना होगा I बराबर dq/dt, फिर उसमें t का वैल्यू 2 करना पुट, तो तुमको करंट मिल जाएगा। ये तुम लोग घर पे इसको ट्राई करना, नेक्स्ट डे आंसर मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो चलो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो और अपने मेटालिक कंडक्टर में मेटालिक कंडक्टर में कैसे चार्ज फ्लो करता है, क्या करंट कैसे फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं थर्सडे को क्लास 2 बजे से ही होगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय, सबक है। हाँ वेलकम, खाना खा लेना ठीक है।